Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी पहलू पर बात करने वाले हैं जी। और ये शायद ऐसा पहलू है जिस पर उतना ध्यान नहीं जाता। हमारे पास स्रोत है अप्लाइड द्रव्यगुण नाम की एक किताब। हाँ, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी की। हाँ, फार्माकोलॉजी मतलब औषध विज्ञान। और हम इसकी सिर्फ विषय सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ लिस्ट नहीं है। मुझे लगता है ये अपने आप में बताती है कि आयुर्वेद जो है वो दवाओं को, जड़ी बूटियों को कैसे देखता है, कैसे समझता है। सही कहा, कैसे उनको व्यवस्थित करता है। हाँ, व्यवस्थित। तो आज का हमारा मिशन यही है कि सूची के ढांचे को समझें, देखें कि ये संरचना हमें आयुर्वेद की सोच के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और देखिए, द्रव्य गुण शब्द ही अपने आप में कितना गहरा है। द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, है ना? हाँ, कोई भी चीज, जड़ी बूटी हो, खनिज हो या कोई और प्राकृतिक चीज जिसका औषधीय महत्व हो। और गुण मतलब उसके गुणधर्म, उसकी प्रकृति, उसके प्रॉपर्टीज एक तरह से। हाँ, और उसका शरीर पर असर मतलब कर्म। तो द्रव्य गुण वो विज्ञान हुआ जो इन चीजों के नाम, उनकी पहचान, उनके गुण, शरीर पर उनके काम यानी कर्म और उनके सही इस्तेमाल, इन सब का अध्ययन करता है। अच्छा। आयुर्वेद की चिकित्सा कामयाब होगी या नहीं, ये काफी हद तक द्रव्य गुण के सही ज्ञान पर निर्भर करता है। ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है। तो इस विषय सूची को जब मैंने पहली बार देखा तो एक चीज ने मुझे चौंकाया। क्या? जो सबसे पहला टॉपिक दिया है वो है भेषजाउच्चारणीय यानी व्याधि में औषध चयन के मानदंड। जी हाँ, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। हाँ, मतलब दवा चुनने का तरीका। अभी मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब हम तो सोचते हैं कि पहले लिस्ट आएगी जड़ी बूटियों की, उनके फायदे नुकसान। हाँ, आमतौर पर यही उम्मीद होती है। पर यहाँ शुरुआत ही हो रही है कि कैसे चुने से। किसी दवा के बारे में जानने से पहले उसे चुनने के तरीके पर इतना जोर क्यों? ये कुछ खास बात है। हाँ, और यही तो आयुर्वेद का वो व्यवस्थित, वो तार्किक तरीका दिखाता है। अच्छा। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं कहता कि भाई इस बीमारी में ये वाली जड़ी बूटी खा लो। वो पहले पूछता है किसी खास बीमारी या रोगी की जो हालत है उसके लिए सही दवा चुनने का आधार क्या होगा। ओके। ये पहला और सबसे जरूरी कदम माना जाता है। ये दिखाता है कि द्रव्य गुण सिर्फ चीजों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया पर आधारित विज्ञान है, प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रक्रिया पर आधारित मतलब कैसे पर ज्यादा ध्यान? बिल्कुल। सबसे आकर्षक बात यही है कि चुनने की प्रक्रिया को कितना मौलिक माना गया है। ये सिर्फ अनुभव के आधार पर नुस्खे देना नहीं है। ये विश्लेषण मांगता है। रोगी कैसा है, बीमारी कैसी है, दवा के अपने गुण क्या हैं, इन सब में तालमेल कैसे बिठाएं। अच्छा। इन मापदंडों को प्रीलिंगकर आयुर्वेद ये पक्का करता है कि दवा का इस्तेमाल तर्क के साथ हो, सिर्फ अंदाजे से नहीं। ये एक तरह से क्या कहते हैं, दवा चुनने का एक ढांचा बना देता है। समझ गया। तो ये सिर्फ क्या चुने ये नहीं बताता, पहले ये सिखाता है क्यों और कैसे चुने। ये तो वाकई एक वैज्ञानिक तरीके जैसा लग रहा है ही। अच्छा, तो इस पहले हिस्से के बाद सूची में दो बहुत बड़े हिस्से आते हैं, द्रव्य नाम गुण कर्म भाग 1 और फिर भाग 2। जी। यहाँ पर तो ढांचा एकदम साफ है, नाम, गुण और कर्म। और इन दोनों भागों को मिला दें तो बाप रे, बहुत लंबी लिस्ट है पदार्थों की। हाँ, और ये सूची ही तो द्रव्य गुण के ज्ञान की विशालता दिखाती है। इसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हम सब जानते हैं, जैसे आंवला की मतलब आंवला। हाँ, आंवला। अश्वगंधा, हरिद्रा यानी हल्दी, तुलसी, ये तो सुने ही हैं। लेकिन फिर इसमें भल्ला तक, कंटकारी, मंडूकपणगी जैसे नाम भी हैं। ये शायद उतने आम नहीं हैं। सही कहा। इतनी सारी दवाओं पर इस तरह से अध्ययन, ये सिर्फ लिस्ट नहीं लगती, ये किसी बड़े जानकारी संग्रह, किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर जैसा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये नाम गुण कर्म की तिकड़ी ही द्रव्य गुण की आत्मा है। अच्छा। नाम से क्या होता है, हम चीज को सही सही पहचानते हैं,
ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन असली गहराई आती है गुण और कर्म को समझने से। गुण का मतलब सिर्फ साधारण प्रॉपर्टी नहीं, आयुर्वेद के खास सिद्धांतों के हिसाब से उसके गुणधर्म, जैसे क्या वो पचने में भारी है मतलब गुरु, या हल्का है लघु, ओके। उसका असर ठंडा है शीत, या गर्म है उष्ण, वो सूखापन लाता है रूक्ष या चिकनाई स्निग्ध। ये गुण बताते हैं कि वो चीज मूल रूप से कैसी है। ठीक है, तो गुण हो गई उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, आयुर्वेदिक नजरिए से उसकी केमिस्ट्री या फिजिक्स। हाँ, कुछ कुछ वैसा कह सकती हैं। और फिर आता है कर्म। कर्म मतलब एक्शन। हाँ, उसका शरीर पर होने वाला खास काम या असर। क्या वो किसी दोष को ठीक करता है, वात पित्त कफ इनको संतुलित करता है? क्या वो पाचन ठीक करेगा, जैसे दीपन पाचन? क्या वो दर्द कम करेगा, वेदना स्थापन? क्या वो शरीर से गंदगी निकालेगा, शोधन? तो कर्म बताता है कि वो गुण शरीर में जाकर क्या करते हैं। अच्छा, तो गुण और कर्म मिलकर समझाते हैं कि कोई चीज कैसे और क्यों काम करती है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कोई आम उदाहरण ले, जैसे हल्दी हरिद्रा, वो इस नाम गुण कर्म फ्रेमवर्क में कैसे बैठेगी? हाँ जरूर, अच्छा तरीका है ये समझने का। देखिए, हरिद्रा का नाम तो पता ही है। हाँ, हल्दी। अब उसके गुण, आयुर्वेद में उसे अक्सर उष्ण मानते हैं, मतलब हल्की गरम। हाँ। रूक्ष यानी रूखी। हाँ। और लघु यानी पचने में हल्की। गरम रूखी हल्की। ठीक है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर उसके कर्म तय होते हैं। उष्ण होने से वो कफ और वात दोष को कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वो ठंडे माने जाते हैं। बिल्कुल। और रूखी और हल्की होने से भी वो कफ को संतुलित करती है, क्योंकि कफ चिकना और भारी होता है। अच्छा। इसके अलावा उसके और भी खास कर्म बताए जाते हैं, जैसे वर्ण्य मतलब त्वचा का रंग सुधारना, विषघन विष का असर कम करना, प्रमेह हर डायबिटीज जैसी हालत में उपयोगी। अरे वाह। तो आप देख रहे हैं कैसे उसके गुण उसके कामों से सीधे जुड़े हैं। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि हल्दी अच्छी है, ये समझाना है कि उसके कौन से गुण उसे किन कामों के लिए असरदार बनाते हैं। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। मतलब हर चीज का एक डिटेल प्रोफाइल बना हुआ है। ये सिर्फ ये कहने से कि हल्दी सूजन कम करती है बहुत आगे की बात है। हाँ, ये बताता है कि उसके अंदर के कौन से गुण ये काम मुमकिन बनाते हैं। बिल्कुल। और इसी गहराई की तरफ इशारा करते हैं सूची में कुछ नामों के आगे लगे वो निशान, जैसे NK या DK। हाँ, मैंने भी देखे। आहिफिन के आगे NK, अजमोदा DK, जीरक DK, कुल्हथ NK, तालिस पत्र NK। इनका क्या मतलब है? अब देखिए, ये विषय सूची खुद तो नहीं बताती कि NK या DK का ठीक क्या मतलब है। हो सकता है ये किसी खास वर्गीकरण की तरफ इशारा हो, शायद निघंटु कोश या द्रव्य कोश। हो सकता है। या हो सकता है प्रयोग में किसी खास सावधानी की तरफ इशारा हो। पर इनका होना ही ये दिखाता है कि वर्गीकरण और विश्लेषण और भी कई लेवल पर किया गया है। हर चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी को एक सिस्टम में डालने की कोशिश दिखती है। ये बात तो है। ये सूची देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये बस पुराने नुस्खों की किताब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक संहिताबद्ध मतलब कॉडिफाइड ज्ञान प्रणाली लगती है। हर चीज की अपनी जगह है, परिभाषा है, उसके काम करने का तरीका समझाया गया है। ये किसी बॉटनी की किताब से अलग है। हाँ, क्योंकि यहाँ फोकस सिर्फ पौधे की पहचान पर नहीं, बल्कि उसके गुणों और शरीर पर होने वाले असर पर ज्यादा है। आपने बहुत जरूरी बात पकड़ी है। ये पारंपरिक ज्ञान जरूर है, लेकिन बिखरा हुआ नहीं है। इसमें एक अंदरूनी तर्क है, एक संरचना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये नाम गुण कर्म का ढांचा एक तरह से आयुर्वेद की कार्य प्रणाली है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा, जिसके जरिए वो प्रकृति की हजारों चीजों को समझता है और उनका हमारे शरीर के साथ क्या लेना देना है उसका विश्लेषण करता है। ये सिर्फ क्या पे नहीं रुकता, ये कैसे और क्यों की गहराई में जाता है। तो फिर कोई व्यक्ति जो आयुर्वेद को या प्राकृतिक चिकित्सा को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए इस विषय सूची की संरचना का क्या मतलब है, क्या सबक है इसमें? मेरे ख्याल से इसमें कई बातें हैं। पहली तो ये कि ये दिखाती है कि आयुर्वेद में दवाओं का ज्ञान कितना विशाल है और कितना व्यवस्थित है। सही है। दूसरी, ये उस ज्ञान तक पहुंचने का एक नक्शा देती है, एक रोड मैप। पहले चुनने के सिद्धांत समझो, फिर हर चीज के नाम, गुण और कर्म को जानो। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें चीजों को देखने का एक अलग नजरिया देती है। कैसा नजरिया? ये सिखाती है कि किसी चीज को सिर्फ
उसके एक हिस्से या एक सक्रिय तत्व से नहीं, बल्कि उसकी पूरी समग्रता में समझना चाहिए। उसके गुण और कर्म आपस में कैसे जुड़े हैं, ये समझना जरूरी है। समग्रता में समझना, ये बात तो आधुनिक दवा खोजने के तरीके से काफी अलग लगती है। हाँ, जहां अक्सर एक पौधे से कोई एक सक्रिय अणु या मॉलिक्यूल निकालकर उसी पर सारा ध्यान लगा देते हैं। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। आधुनिक विज्ञान अक्सर जिसे रिडक्शनिस्ट कहते हैं, वैसा नजरिया अपनाता है, खंडित करके देखता है, और वो बहुत कामयाब भी रहा है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आयुर्वेदिक द्रव्य गुण का नजरिया ज्यादा संश्लेषणात्मक है, ज्यादा समग्र है, होलिस्टिक। अच्छा, वो मानता है कि किसी चीज का असर उसके सारे गुणों के मिले जुले प्रभाव से आता है, सिर्फ एक अंश से नहीं। हो सकता है पौधे के बाकी हिस्से उस मुख्य हिस्से के असर को संतुलित करते हो, या उसे शरीर में लगने में मदद करते हो। बिल्कुल, या उसके साइड इफेक्ट कम करते हो। नाम गुण कर्म का ढांचा इसी पूरे असर को पकड़ने की कोशिश करता है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो इस विषय सूची का विश्लेषण हमें बताता है कि आयुर्वेद का द्रव्य गुण सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली है। इसकी शुरुआत होती है एक तर्कपूर्ण चुनाव प्रक्रिया से, भेषजा व चारणीय, जी। और फिर ये हर पदार्थ का विश्लेषण करती है एक खास फ्रेमवर्क, नाम गुण कर्म के तहत, जो उसके पूरे प्रोफाइल को समझने में मदद करता है। ये संरचना ही इसकी गहराई और इसकी खास सोच को दिखाती है। बिल्कुल सटीक कहा आपने, एकदम सही सारांश है। और ये हमें एक बहुत ही मौजू और सोचने वाले सवाल की तरफ ले जाता है। अच्छा, वो क्या? खासकर आज के समय में, जब प्राकृतिक उत्पादों में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद में सदियों से पदार्थों को उनके समग्र गुणों और कार्यों, यानी नाम गुण कर्म के आधार पर समझने की एक बहुत परिष्कृत पद्धति मौजूद है। जी। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्राकृतिक उत्पादों पर जो आज का शोध हो रहा है, जो मॉडर्न रिसर्च है, वो इस प्राचीन ज्ञान की संरचना से कुछ सीख सकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या सिर्फ सक्रिय यौगिकों, एक्टिव कंपाउंड्स को अलग करने पर ही सारा ध्यान देने के बजाय आधुनिक विज्ञान भी पदार्थों के अंदरूनी गुणों, उनके आपसी तालमेल और उनके पूरे असर को समझने के सिद्धांतों को अपनाकर कुछ फायदा उठा सकता है? मतलब होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली का ढांचा आज की वैज्ञानिक खोज को एक नई दिशा दे सकता है, या कम से कम एक ज्यादा व्यापक नजरिया तो दे ही सकता है।